हेलो दोस्तों। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का सबसे बेसिक चैप्टर है संख्या पद्धति में संख्या। तो ध्यान देखेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या देखिए यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। संख्या रेखा क्या है? देखिए पीछे नीचे लिखा हुआ है, ये संख्या रेखा बनाया गया है और इसमें कुछ भी अगर वैल्यू दे उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने किया है -2 से 2, तो ये संख्या रेखा पर क्या है? प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये हमारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, बस शर्त यह है कि वो करड़ी में -3 और -2 या कुछ भी करड़ी में माइनस में वैल्यू ना हो, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना किया जा सके, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। क्यों काल्पनिक संख्या? ये वैल्यू कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में हो, चाहे वो कैसे भी हो, ये सभी संख्याएं बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए करते क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √-3 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 × -1, और -1 को मैथ में आयोटा का स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3i², क्योंकि i² = -1। अब ये दोस्तों बाहर निकल जाएगा, i² बाहर निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये हो जाएगा √3 और i तो बाहर निकल गया। इसका मतलब कि आयोटा √3। अब ये बताइए, क्या i कहीं भी संख्या रेखा पर दर्शाया गया है? नहीं। इसका मतलब कि आयोटा √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अतः यह काल्पनिक संख्या है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन से प्रकार हैं? एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना? तो वह संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो अंश और हर के रूप में लिखा तो जा सके, लेकिन एक शर्त है कि कभी भी हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है वो आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई वैल्यू लिखा है, इसको मैं 0/1 भी लिखता हूँ। अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई नंबर भी है, सपोज करिए 4 दिया है, 5 दिया है, तो ये सभी भी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्याएं कुछ भी संख्याएं, क्यों इनके बटा के, तो आप लोग कहोगे कि सर इसके बटा के तो कुछ है नहीं, तो इसके बटा के हम लोग 1 मान लेते हैं। इसका मतलब 5/1, 4/1, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अंश और हर में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और सभी संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्या है। देखिए अब अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वह संख्या है जिसका मान नियत ना हो, मतलब दशमलव में अगर वो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर वो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनको दशमलव में अगर परिवर्तित किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि ना ही वो शांत दशमलव होती हैं और ना ही आवर्ती। आवर्ती दशमलव क्या होता है? जो बार बार अपनी संख्या को रिपीट करे। जैसे देखिए, अगर एक में मैं अगर 3 को डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा? 0.333, ये बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब कि ये सभी संख्याएं बार बार रिपीट करती जाएंगी। इसको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो ध्यान दीजिएगा, ना ही ये आवर्ती दशमलव है और नहीं शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जो आसानी से कट जाए, जैसे 1/2। ये देखिए यार, ये आसानी से कट जाएगा 0.5। अब इसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि अब तो ये कट गया। अब वैसे ही हम इसका देखेंगे कि ये आवर्ती दशमलव भी नहीं आना चाहिए और शांत दशमलव भी नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसी वैल्यू जैसे √2 की वैल्यू देखिए क्या होता है? 1.414। आगे और भी बहुत सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब कि ये संख्या फिक्स नहीं है, नियत नहीं है, इसीलिए हम लोग बस 3 डिजिट तक ही अब इसका क्या मानते हैं? डेसिमल के 3 डिजिट तक ही एक नंबर मानते हैं। तो वैसे ही √3 की वैल्यू भी आप लोग जानते होंगे कि इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। 1.7321, उसके बाद डॉट 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 बहुत आगे तक जाता है, ठीक है ना। अब √5 की वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो होती है हमारा 22/7, इसको क्यों कर दिया अपरिमेय? देखिए पाई की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है।
एक्चुअली ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं कि ये 22/7 है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.141 ऐसे डॉट 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 बहुत आगे नंबर तक जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नियत नहीं मानते हैं और पाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब ये अपरिमेय है और ये संख्या परिमेय संख्या है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ध्यान देते हैं हम लोग आगे वाले स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे वाले स्लाइड में क्या है, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न संख्याएं। एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है, तो -1 -2 से लेके -इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, और वैसे ही +1 +2 +3 से लेके वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और बीच में एक वैल्यू जीरो आएगी। मतलब माइनस से लेके -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में जितने सभी नंबर हैं पूर्णांक होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, लेकिन वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक अलग संख्या है ना भिन्न संख्या है, मतलब पूर्णांक में वो सभी वैल्यू होंगे जो एक पूर्ण अंक दर्शाते हों, ठीक है ना। तो भिन्न संख्याएं देखिए क्या है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2/9 7/9। अब भिन्न संख्याएं भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, ये आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल भिन्न संख्या क्या होती है वो समझ लीजिए, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हर कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ये एक शर्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे माइनस में भी है, जीरो भी है और प्लस में भी है। इसका मतलब कि ये तीनों प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे ये हमारा कहने का मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब एक बात बताइए, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं शून्य, पूर्णांक संख्या में एक ऋणात्मक पढ़ लिए। अब एक शून्य पूर्णांक है जो कि एक खुद अलग ही इंटीजर है, ना इस पे कोई प्लस होता है और ना ही इस पे कोई माइनस होता है, ये खुद का एक पूर्णांक होता है शून्य, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो यही चीज माइनस में था बस वही चीज प्लस में आएगा, +1 +2 +3 से लेके कितना जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो ध्यान देंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में तो मैंने पढ़ लिया। अब और आगे देखेंगे कि कौन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हमको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग जानते होंगे पूर्णांक संख्याएं जो हम लोग लिखे थे, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, प्लस में ही जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक आता है पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को भी हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब जीरो को भी हमने मान लिया, तो 0 1 2 3 से अब काउंटिंग स्टार्ट होगी, गिनती स्टार्ट होगी। मतलब जीरो से लेकर इन अनंत तक, पॉजिटिव ना धनात्मक अनंत तक जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब आगे आते हैं, देखिए सम संख्या, क्या लिखा है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जिसको 2 से डिवाइड कर सके हम, कोई भी संख्या जिसको हम 2 से डिवाइड कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक और प्रकार हो सकता है, कोई भी अगर ऐसा वैल्यू लिखा हो 2n के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 2n के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए, n की वैल्यू कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होगी, सॉरी सम संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कन्फर्म है कि ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, भाग चला ही जाएगा, इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्याएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो एक बात बताइए, जब ऊपर लिखा है कि 2n और ये जो होता है
ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि इसको या तो मैं 2n-1 लिख सकता हूँ या 2n+1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? या तो 2n-1 या तो 2n+1, क्योंकि दो में से अगर दो के मल्टीपल में से अगर एक मैंने माइनस कर दिया तो भी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 के मल्टीपल में अगर एक मैंने जोड़ दिया तो भी वो डिवाइड नहीं होगा 2 से। इसका मतलब कि ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1, 3, 5, 7। आगे ऐसे ही और बहुत सारे नंबर होंगे विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। इसका मतलब विषम संख्या भी हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अब क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या है वह संख्या है जो खुद से कटे और एक से कटे ना, जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उस सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 का अगर प्राइम फैक्टर मतलब वही गुणनखंड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 और 2। मतलब ये 1 से कटेगा और 2 से, मैंने तो यही बोला ना, जो खुद से कटे। देखिए 2 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, मतलब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या है वह संख्या है जिसका बस 2 ही गुणनखंड आता है एक को लेकर, है कि नहीं? एक उसमें रहेगा और खुद से ही कटेगा। तो देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 13, ये 13 संख्या भी क्या कहलाएगा? 13 संख्या भी अभाज्य संख्या ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 13 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। जब भी इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 13 और 1 आएगा, मतलब कि ये संख्या भी अभाज्य संख्या है। पूछता है कि स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा टोटल 25 संख्याएं, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भाज्य संख्या है, क्या है? भाज्य संख्याएं कितनी है? तो ध्यान देंगे भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिले। क्या मैंने बोला? 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिले। एक बार ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ था कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या है वो 4 है, 2 नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये 4 है और 2 नहीं है। ये हमारा भाज्य सबसे छोटा भाज्य संख्या नहीं है, और ये भाज्य संख्या है ही नहीं। भाज्य संख्या वो होती है, मैंने बोला, जिसके गुणनखंड मिनिमम 3 हो। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 3 हो। तो यहाँ देखिए 4 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है ना? 1 होगा, 2 होगा और 4, मतलब 3 गुणनखंड हो गए कि नहीं? मतलब 3 फैक्टर्स, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब भाज्य संख्याएं इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। देखिए अब एक बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वह 2 संख्या है, सह का मतलब होता है साथ में, बोलते हो ना सहपाठी, मतलब हमारे मित्र। वैसे ही ये हमारा क्या है? यहाँ पे 2 लोग होंगे, जो जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हों, लेकिन वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? अभाज्य हो रहे हैं, ठीक है ना? ये दोनों 2 संख्याएं 2 और 3 आपस में अभाज्य हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं? जब इनका मस को हम लोग HCF भी बोलते हैं, ठीक है ना? अगर इन दोनों संख्याओं का मस 1 आ जाए या HCF 1 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर आपस में कोई भी संख्या ना मिले, उसका मस हमेशा ही 1 होता है। इसका मतलब ये है कि सह अभाज्य संख्याएं 2 आपस में संख्याओं पर निर्भर करती है, ये नहीं कि वो जरूरी है कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 तो भाज्य संख्या है, लेकिन 4 और 7 आपस में क्या है? ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं, क्योंकि 4 और 7 का मस कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी फैक्टर एक दूसरे से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।